मंद बुद्धि बालक है तो उसको किस दिशा में बैठकर पढ़ना चाहिए जिससे एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आए और उसके साथ में जो चीजें हैं वो खत्म हो जाए और अच्छे से बढ़े। क्या आज भी कोई ऐसे मंत्र हैं जिनके कारण उच्चारण से जिनके उच्चारण से विद्या में प्रभाव पड़ता है? तो ऐसे बहुत सारे भी काम कर रहे हैं यूट्यूब पे और बहुत सारे यूट्यूबर क्रिएटर हैं कि जो काम करते हैं, तो उनका स्टूडियो किस प्रकार से, जैसे अभी हमारा स्टूडियो है, इसको थोड़ा एनालाइज करके थोड़ा हमें भी बताएं कि हम इसको किस प्रकार किस स्पेस में करने से हमें इसमें थोड़ी जल्दी अचीवमेंट्स ले सकें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो पॉडकास्ट हम अभी करने वाले हैं, हमारे एक बहुत ही मर्मज्ञ वास्तुशास्त्र के श्री मुकेश शर्मा जी हमारे समक्ष उपस्थित होने वाले हैं। विद्यार्थी हैं वो इससे बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं और कुछ ऐसी ट्रिक्स वो देने वाले हैं जिसमें आपको एक बार मजा आ जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय है बहुत ही रोचक विषय होने वाला है, जिसमें हम जानने वाले हैं कि वास्तु और वास्तु का हमारी विद्या से क्या संबंध है। जिसमें हमारे साथ हैं श्री मुकेश शर्मा जी, जो अभी PhD स्कॉलर हैं। आइए आज प्रारंभ करते हैं। तो मुकेश शर्मा जी, आपका हमारे चैनल ज्योतिष विद्या पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि आप जानते हैं सभी की नया सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और विद्यार्थियों के जीवन में इसका बड़ा ही महत्व होता है कि नए सत्र आने पर वो किस प्रकार से अपने जीवन में कार्य कर सकते हैं या प्रगति पथ पर जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो हमारा इसी के संबंधित है कि नए सत्र में किस प्रकार से वो वास्तु को अपने जीवन में लेकर के आगे चले और उसका क्या महत्व है विद्यार्थियों के जीवन में। मुकेश शर्मा जी, आपसे हमारा ये प्रश्न। नमस्कार साथियों, आज के परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा बच्चे ग्रहण करते हैं उसमें सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो माता पिता का होता है या दादा दादी जी का होता है। तो कहने का महत्व ये है कि सर्वप्रथम तो उनके माता पिता को हमारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए या वो उस परंपरागत जो हमारे शास्त्र की धारा है उससे निरंतर उनका जुड़ाव होना चाहिए। तभी हम इस जो वास्तुशास्त्र का ज्ञान है उसको हम अपने नित्य कर्म या अपने घर में उसको सुसज्जित कर सकते हैं। जैसे आपने प्रश्न किया कि आजकल के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए वास्तुशास्त्र जी या नए सत्र में जो छात्र आएंगे उनके लिए कैसे हम वास्तुशास्त्र के अनुरूप घर में एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जो उनकी शिक्षा के लिए अच्छा हो। इसमें किस प्रकार से विद्यार्थी वास्तु का निर्वहन कर सकता है, पालन कर सकता है, क्या क्या इसमें चीज हो सकती है? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो घर बनाए जाते हैं वो वास्तु के अनुसार तो कोई घर मिलता है, सभी घर तो नहीं मिलते हैं। लेकिन सभी माँ बाप की ये इच्छा होती है कि हमारा जो घर बने वो एक बहुत ही वातावरण शुद्ध बने और उसमें हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। उनके लिए हम अच्छा रूम बनाएं, वहाँ पे वो चित्र भी लगाते हैं। ऐसा कोई चित्र हो जो विद्यार्थियों के लिए विद्या अर्जन करने में उनके लिए सहायक हो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में वो आगे बढ़े, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जब हम डिजाइन कौन सी दिशा में उसको लगाना चाहिए? देखिए, कहना ये चाहता हूँ कि जो आजकल के छात्र हैं जी, सर्वप्रथम तो शास्त्र का ज्ञान सभी को थोड़ा थोड़ा माँ बाप देते ही हैं। बिल्कुल ठीक है, अपने संस्कृति का ज्ञान तो देते ही हैं। हाँ। जैसे हम किसी बच्चों को कह देते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, सरस्वती चालीसा का पाठ करें या फिर गणेश जी का पाठ करें, या फिर हम गांव में होता है तो माँ बाप बच्चों को मंदिर में भेज देते हैं, शहर में माँ बाप बच्चे के साथ जाते हैं। जो हमारे शास्त्र के अनुकूल आजकल के जो ज्योतिषी बता देते हैं या वास्तु शास्त्र में जो मर्मज्ञ विद्वान है वो बता देते हैं। ठीक है, एक होता है उस परंपरागत में चलना, जिसी के दादा दादी हों वो बता देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है।
आप कह रहे हैं कि वास्तु के अनुसार उनका कैसा माहौल बनाया जाए जी, बच्चों की पढ़ाई एनर्जी के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए। देखिए, सर्वप्रथम तो उनका जो कक्ष होना चाहिए, रूम होना चाहिए, स्टडी रूम हम जिसको बोलते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, जो स्टडी रूम है उसको किस दिशा में बनाना चाहिए, कैसा होना चाहिए। एक तो उत्तर में बनाया जा सकता है, उत्तर और ईशान कोण के मध्य में, नॉर्थ में बनाया जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट में बनाया जा सकता है, पूर्व में बनाया जा सकता है, और दूसरा वेस्ट में भी बनाया जा सकता है। जैसे आजकल बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है हमारे इस जनरेशन में, न्यू जनरेशन में, कि वास्तु का हमारे ज्योतिष में, वास्तु का हमारी शिक्षा में क्या प्रभाव है, और जिसके द्वारा जैसे क्या होता क्या है ना, हम इफेक्ट देखते हैं दैनिक जीवन में, छोटी छोटी सी चीजें करके कई बार बड़े बड़े लाभ मिल जाते हैं। तो क्या वास्तु के ऐसे कुछ चीजें हैं जिनको हम दैनिक जीवन में कर सकते हैं और उनके माध्यम से हमारी शिक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है, या शिक्षा सुधर सकती है? अच्छा, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो वो क्या सुधर सकता है? इस प्रकार की कोई चीजें हैं जो छोटी आप बताना चाहें? देखिए, जो छात्र का या किसी बच्चे का जो रूम बनाया जाता है, आजकल के माँ बाप जो रूम बनाते हैं घर में बच्चे का, सर्वप्रथम तो वो मैंने आपको दिशाएं बता दी हैं, और दूसरी बात, उस रूम में जो कलर होना चाहिए वो वाइट कलर हो, ठीक है, वो किसी विभिन्न कलरों में नहीं होना चाहिए, ना येलो होना चाहिए, ना ब्लू होना चाहिए, ना पिंक होना चाहिए। जैसा कि आजकल जैसे देखा होगा आप, बच्चों के घर में, किसी के घर में जाते होंगे तो आप वास्तु के कार को, वास्तु मर्मज्ञ को बुलाया जाता है कि आप हमारे बच्चे का रूम बनाएं, कैसे उसको वास्तु के अनुसार उसको बनाया जाए। तो सर्वप्रथम तो वो रूम जो होना चाहिए वो क्या है कि उसमें वाइट कलर होना चाहिए, सफेद रंग का रूम होना चाहिए, प्लस वहां पे कोई भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र ना होने चाहिए। जैसे अलग अलग पेंटिंग कर देते हैं हम, या बच्चे को पीछे बना देते हैं, डोरेमोन बना देते हैं, या मछलियां बना देते हैं, या हम कोई भी पेंटिंग बना देते हैं, या बच्चा कोई किसी एक्टर को फॉलो करता है या अभिनेता को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है। तो शिक्षा की जो हमारे शास्त्र में अधिष्ठात्री देवी है, वो हम सरस्वती को मानते हैं, और दूसरा ज्ञान का जो हम देवता मानते हैं वो गणेश जी को मानते हैं, ठीक है। तो दो ही वहां पे चित्र होने चाहिए, उनका जो स्टडी टेबल होना चाहिए, टेबल जो होना चाहिए वो पूर्व दिशा में लगा होना चाहिए। ये भी एक प्रश्न था कि किस दिशा में बैठकर पढ़ने से ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। अभी हमारा रिसेंटली में क्वेश्चन आया था ऑडियंस का कि किस दिशा की तरफ हम फेस करके पढ़ना चाहिए। हमें पूर्व की तरफ मुख करके, फेस करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम उस दिशा में पढ़ेंगे वहां पे जो ऊर्जा आती है, ठीक है, उस ऊर्जा को हमें ग्रहण करना चाहिए। अलग अलग दिशाएं बताई गई हैं, पूजा के लिए अलग अलग दिशाएं बताई गई हैं, अलग अलग कार्यों के लिए दिशाएं बताई गई हैं, लेकिन जब हम निम्न स्तर है, अभी हम मान लिया 10th पास होंगे या 12th पास होंगे, तो उनको हम क्या शिक्षा दे सकते हैं, क्या उनके लिए हम बेनिफिट कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए ऐसा माहौल तैयार करना, या उस चीज को ऐसा भी कोई होता है क्या कि किसी एक अलग विषय के लिए पढ़ने वाले विद्यार्थी को अलग दिशा में बैठकर पढ़ना चाहिए? जैसे माना कि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, या फिर कोई संस्कृत विषय को लेकर के पढ़ रहा है, कोई आर्ट्स विषय को लेकर के पढ़ रहा है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई रीजन्स या फिर कोई ऐसी दिशा होती है, या फिर पूर्व निर्धारित जो चीजें हैं कि उनके आधार पर हम, मंद बुद्धि बालक है तो उसको किस दिशा में बैठकर पढ़ना चाहिए जिससे एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आए और उसके साथ में जो चीजें हैं वो खत्म हो जाए और अच्छे से बढ़े? देखिए जी, यहाँ पे आपका जो प्रश्न है वो शिक्षाएं, पहले हमारे जो प्राचीन शास्त्रों में जो शिक्षाएं होती तो वो वेद से संबंधित होती, उपनिषदों से संबंधित होती, बिल्कुल ठीक है, उनको पढ़ाया जाता था, ठीक है। आगे जो शिक्षाएं आई वो बढ़ती गई, उनका निर्धारण अलग अलग होता गया, ठीक है।
अब व्यक्ति को हम बैठा दे पूर्व दिशा की तरफ, ठीक है, उसका मन ना लगे, ठीक है, हम तो उसका निर्धारण कर रहे हैं ना कि वो पूर्व दिशा में पड़े, ठीक है। मैंने आपको जैसे भी कहा कि अलग अलग स्थितियों में है, ठीक है। आजकल आप बोलोगे कि किसी के यहाँ पे हम घर में तो कोई शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं रहा है। आजकल जो छात्र है वो हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, छात्रावास में निवास कर रहे हैं, किसी पीजी ले रहे हैं, किसी के घर में रह रहे हैं, अपने मौसी के घर में रह रहे हैं, चाचा जी के घर में रह रहे हैं। तो अलग अलग परिस्थितियों में वो अपना क्या कर रहे हैं, दैनिक जीवन बिता रहे हैं। अब वहां पे मान लिया वो वास्तु के अनुसार घर तो नहीं बना है, जो वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि इसके नाम का घर होना चाहिए या इसके नाम से, इसके पिताजी के नाम से जो घर होना चाहिए, वो अपने पुत्र का वहां पे उसको निवास नहीं कर रहा है। वो कोई होगा जो अपने पिताजी के घर में वहां पे शिक्षा ग्रहण कर रहा है। बिल्कुल। जैसे मान लिया हम 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं तो हम गांव में अपने घर में ही क्या करते हैं, पढ़ते हैं, हम बाहर नहीं जाते हैं। तो हमारे माँ बाप क्या करते हैं, हमें निरंतर कहाँ भेजते हैं, मंदिर में भेजते हैं, ठीक है। गांव कस्बों में होता है, शहरों में हो सकता है माँ बाप अपने साथ बच्चों को ले जाते हैं, या कोई शहर ऐसा होगा यहाँ पे घटनाएं क्रम, आजकल जो घटनाएं होती हैं उनका क्रम वो क्या है, वो बहुत खतरनाक है। तो बच्चे, माँ बाप बच्चे को भेजते नहीं। गांव का वातावरण अलग है, शहर का वातावरण अलग है, क्योंकि दोनों के परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर है। उस अंतर को कैसे हमें देखना चाहिए, उस चीज को देख के हमें विचार करना पड़ेगा। गांव का अलग विचार होगा, शहर का अलग विचार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सोचने का विषय है कि आजकल काफी बच्चे क्या होते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं। माँ बाप बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्राचीन काल में माँ बाप बच्चे को गुरुकुल में भेज देते थे। गुरुकुल पद्धति में उसको वेद पढ़ाया जाता था, उपनिषद पढ़ाया जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता था, वो दीक्षा दी जाती थी, दीक्षा अपने गुरु की दीक्षा का निर्वहन करता था। आजकल कोई बच्चा अपने गुरु जी की दीक्षा का निर्वहन नहीं करता है। जो गुरु मंत्र उसको दिया जाता था वो उसको नित्य डेली सुबह शाम करता था। आजकल किस बच्चे को आप बोल दो कि ये गुरु जी हैं तो वो बच्चा उस मानने को तैयार ही नहीं है। क्या आज भी कोई ऐसे मंत्र हैं जिनके कारण उच्चारण से, जिनके उच्चारण से विद्या में दबाव पड़ता है, तो ऐसा बहुत सारे मंत्र हैं, ऐसा नहीं है। देखिए वास्तुशास्त्र में अलग है और मंत्र अलग है, मंत्र दीक्षा अलग है जी। बिल्कुल है तो एक ही शास्त्र में तो माला रूप ही है, ऐसा नहीं है अलग है तो माला रूप ही है। लेकिन हमारे शास्त्र की अगर हम बात करें जाए तो जिसे हम गायत्री दीक्षा कह सकते हैं, गायत्री की दीक्षा दी जाती थी, उसको बच्चा करता था जब तक वो 16 वर्ष का नहीं हो जाता था, 24 वर्ष का नहीं हो जाता था, तो ब्रह्मचर्य में होता था। तो उसको करके वो बच्चा क्या करता था, उन शास्त्रों को पढ़ता था। आजकल तो माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चे को स्कूली शिक्षा में डाल दिया, LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड, संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है। अगर किसी बच्चे को बोल दिया जाए कि आप ये सुना दिया जाए तो किसी को पता नहीं होगा ना, ठीक है। व्याकरण का पता होगा कि नहीं होगा। बहुत 6th में पहुंच के भी बच्चा उसको संस्कृत के 2-4 वर्ड उसको आ जाएंगे, लेकिन 10th तक पहुंचते कोई 100% में से 10% ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि संस्कृत बहुत अच्छी है, लेकिन वो भी उस शास्त्र को ग्रहण करने में शर्माते हैं कि पंडिताई का काम ही मिलेगा। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान है वो विज्ञान भी उसको मानता है। बिल्कुल ये चीज तो है, लेकिन इसमें ऐसे क्या मंत्र हैं जिससे कि उच्चारण मात्र से, कई बार क्या होता है कि बच्चे, बहुत सारे ऑडियंस हमारा जानना चाहते हैं कि कोई ऐसे मंत्र हो, छोटे छोटे उपाय को जानना चाहते हैं, जैसे आप वास्तु के टिप्स देखिए ये यहाँ पे आपकी मैं एक समाधान देना चाहता हूँ जी, ठीक है। माँ बाप अपने बच्चों को, जो बेटियां होती हैं उनके लिए अलग विधान होता है जी, बेटों के लिए अलग विधान होता है।
ठीक है, सभी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे आजकल मैं बहुत जगह सुनता हूँ कि प्राचीन काल में बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता था, ध्यान नहीं दिया जाता है बेटियों को, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। हम किसकी पूजा करते हैं? माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, तो उनको कन्या रूप में, जब नवरात्रे आते हैं तो नवमी को हम कन्याओं का पूजन करते हैं, छोटी छोटी, उनको क्या मानते हैं? मातृ स्वरूप मानते हैं। तो हम किसकी पूजा करते हैं? देवी की पूजा करते हैं। तो वो बच्चा अगर निरंतर, जो बेटी है वो देवी की पूजा करे, माँ सरस्वती का आराधन करें, माँ सरस्वती की चालीसा पढ़े या गणेश जी की चालीसा पढ़े, या वो बेटा जो भी हमारे शास्त्र हैं सरस्वती की चालीसा पढ़े, गणेश जी की चालीसा पढ़े, या मंदिर में जाए शंकर जी को जल चढ़ाए, तो उससे क्या होगा? ऊर्जा मिलेगी ना, बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे स्वस्ति वाचन है, आज हम किसी बच्चे को स्वस्ति वाचन सिखा दें तो वो बच्चा क्या, उसकी ग्रोथ होगी उस मंत्रों के साथ या नहीं होगी? बिल्कुल, ठीक है। जैसे हम कोई भी, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, तो हम क्या कह रहे हैं? उस मंत्र के द्वारा ही उसको ऊर्जा मिल रही है। बिल्कुल, तो मंत्रों में ऊर्जा है, मंत्रों में वो शक्ति है कि उसके माइंड को रिबिल्ड कर दे। तो इसी प्रकार जब बात चली थी कि हम रूम कैसे बनाया जाए, उसके घर में कैसी पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाई जाए, सर्वप्रथम तो मैंने आपको बता दिया कि उसका जो रूम होना चाहिए वो स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल, वहां पे बाथरूम नहीं होना चाहिए उसके अटैच। स्टडी रूम के साथ अटैच बाथरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे शौचालय भी जाएगा वो, ठीक है, और नहाएगा, धोएगा, कपड़े सब कुछ वहीं पे चेंज करेगा। तो उस रूम के साथ ऐसा कुछ नहीं होना। दूसरी बात, उसका जो रूम मैंने बताया वाइट कलर का होना चाहिए, ठीक है। चित्र बताया, हाँ, चित्र मैंने बताया कि 2 ही चित्र होने चाहिए। ऐसा कुछ टेबल में भी कोई, जैसे आजकल फूल वगैरह रखते हैं, तो कोई स्पेसिफिक फूल भी रख सकते हैं या कोई चीज ऐसी जो निरंतर लगता है फूल, उसको रख सकते हैं, उनको चढ़ा सकते हैं देवी देवताओं को। जैसे सुबह नमस्कार करते हैं, ठीक है, सुबह जब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं या पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब हमें उन देव का ध्यान करके तब थोड़े से फूल लाके उनके आगे चढ़ाने चाहिए। ऐसा कोई टेबल का कलर या फिर ऐसा कुछ भी इफेक्ट करता है क्या कि टेबल का कलर वाइट होना चाहिए या फिर ब्लू होना चाहिए? वास्तु के अनुसार ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, लकड़ी का जो कलर होता है, वैसे मान लिया कई जगह हमें टेबल ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल वुडन के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, हमें उनका उपयोग ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी में भी ऊर्जा होती है। जैसे में लकड़ियों में अगर वास्तु में माने कौन सी लकड़ी होनी चाहिए उनमें भी? उसमें तो आप चील का भी ले सकते हैं जी, सागवान का भी ले सकते हैं। अच्छा, अलग अलग जो लकड़ी आती है, जो परिप्रेक्ष्य में 2 लकड़ियां मुख्य स्टडी के लिए। मैंने बहुत सारे घरों का निरीक्षण किया है, जिसमें मैंने आज तक अगर 100 घर देखा है तो उसमें मैंने 10 घर ऐसे देखे होंगे जिनमें स्टडी रूम वास्तु के अनुसार अच्छा है। तो 90 घर मैंने ऐसे देखे हैं कि वहाँ पे उन्होंने कलर अलग करवाया हुआ है, बच्चे बहुत चिड़चिड़ापन है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं कि हमारा पेपर कैसा होगा, हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या हम रिजल्ट में पास हो पाएंगे, या हमारा रिजल्ट कैसा होगा, हमारी जॉब लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। तो बहुत सारे उनके द्वंद है जिसमें वो फंसते चले जाते हैं। कई बार उनके पेपर क्लियर नहीं हो रहे हैं, फंसे हैं, 1-2 साल में फंसे हुए हैं। तो उसमें कुछ वैदिक उपाय लगा के भी इलाज किया है, निवारण किया है उसका, और साथ में ही कुछ उनको टिप्स भी दिए हैं कि आप ये चीज कर लो अपने घर में, ऐसा बदलाव कर लो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि कभी भी जो वास्तु
वास्तु के अनुसार घर नहीं भी बनाया गया हो, उसको नहीं तोड़ना चाहिए, घर को नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, आजकल के जो वास्तु मर्मज्ञ जो हैं वो क्या करते हैं कि घरों को अगर नहीं बना है वो वास्तु के अनुसार तो उनको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि जिनसे हमने शिक्षा ग्रहण की है वो कहते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर नहीं भी बना है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। एक हमारा मुकेश शर्मा जी एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि जैसे अभी हम भी काम कर रहे हैं यूट्यूब पे और बहुत सारे यूट्यूबर क्रिएटर हैं कि जो काम करते हैं, तो उनका स्टूडियो किस प्रकार से, जैसे अभी हमारा स्टूडियो है, इसको थोड़ा एनालाइज करके थोड़ा हमें भी बताएं कि हम इसको किस प्रकार किस स्पेस में करने से हमें इसमें थोड़ी जल्दी अचीवमेंट्स ले सकें, ऐसा कुछ वास्तु के अनुसार कि हम जिस तरफ फेस करें उससे हमें यश आए हमारे लिए, सब कुछ है कहां से फोकस, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ एक दो टिप्स कोई अपने अनुभव के अनुसार। देखिए, व्यक्ति को जिससे आप जैसे मेरे से बात कर रहे हैं जी, तो मेरे को आपको पूर्व की तरफ बैठाना पड़ेगा जी, जैसे अभी आपका फेस पूरब की तरफ होना चाहिए, मेरा जो फेस है वो पश्चिम की तरफ होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी जो बैक साइड है वो पूर्व की तरफ जी, और ठीक है। और आपका जो बैठने, आप जिस दिशा में बैठे हैं वो दक्षिण दिशा समझ लो जी, ठीक है, तो आपका उस साइड बैठना चाहिए, आपको उत्तर की तरफ फेस होना चाहिए। हाँ, उत्तर की तरफ आपका फेस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश शर्मा जी आपका। ऐसी आने वाली जो हमारी ऑडियो पॉडकास्ट हैं उनमें हम वास्तु ट्रिप कर उनमें चर्चाएं करेंगे, और जैसा कि अभी बहुत सारे हम पॉडकास्ट लेके आने वाले हैं जिसमें अगर वास्तु की जो पॉडकास्ट आएंगे तो उनमें आपको पुनः बुलाएंगे, दोबारा बुलाएंगे, दोबारा